अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ जी हमारे कुलीग और हमारे साथ जो मीडिया वर्कर कह सकते हैं, और हम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ी बोल्ड किस्म की वीडियोस और कमेंट्स भी लगाते रहते हैं। सबूक सैयद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सबूक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आरज़ू आप? बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हो रहा है? घर में बंद है? हाँ, अब तो सब लोग ही घर में बंद हैं तो। सही आजकल। और लेकिन सबूक आप क्या कहेंगे कि कहा जा रहा है कि कल से लॉकडाउन खत्म करने की अनाउंसमेंट भी की है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया है, क्योंकि कुछ चीज़ों को कह रहे हैं कि बंद ही रहेंगी, और कुछ को कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक की बात हो रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इजाज़त मिलेगी। तो किस तरह से कर सकते हैं इसको ये? देखें, दो तीन चीज़ें आरज़ू बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो लॉकडाउन खोला जा रहा है, तो पहले तो ये है कि खोला तो उस चीज़ को जाता है जिसको पहले बंद किया जाता है। तो अमलन अगर देखा जाए तो लॉकडाउन जिस तरह होना चाहिए था उस तरह का तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। और लोग पाकिस्तान के अंदर साजिशी थ्योरीज पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा कि सिंध हुकूमत कुछ और कह रही थी, वफाक कुछ और कर रहा था। वफाक कह कुछ और रहा था और अमलन कुछ और हो रहा था। पंजाब के अंदर पॉलिसीज कुछ और चल रही थी और केपीके की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। कोरोना वायरस जो ही पाकिस्तान के अंदर आया तो पहले दिन से ही एक कंट्रोवर्सी और एक मुतनाज़ा जो चीज़ें थी वो चलना शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे ये ईरानी ज़ायरीन की वजह से आया। कुछ लोगों ने कहा जी कि नहीं ये तो तबलीगी जमात की वजह से फैला। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत के लेवल पर भी और अवाम के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा इंतशार था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। और उसके नतीजे में हमने देखा कि जो स्प्रेड हुआ कोरोना वायरस का, उसकी जो वजह बनी बुनियादी तौर पर यही बनी है। शुरू में तो बहुत कम फिगर हमारे सामने आया, लेकिन आप देख रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो फिगर है ये बढ़ता जा रहा है। और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी कि पाकिस्तानी कौम का जो मिजाज है वो भी बड़े अजीब व गरीब सा कि सैनिटाइजर महंगे कर दिए गए, डिटॉल मार्केट से गायब हो चुका और जहाँ मिल रहा है वो 4 गुना कीमत ज़्यादा पर मिल रहा है। और जो घरों के अंदर क्योंकि जो मास्क बनाए जा रहे हैं वो घरों के अंदर मास्क बनाए जा रहे हैं और उन मास्क से जो चीज़ें प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रही, वो एक प्रोटेक्ट गेयर नहीं है सुना अगर देखा जाए तो वो भी कीमतें उसकी डबल कर दी गई। जो 5 रुपए का और 10 रुपए का होता था वो 100 रुपए से कम नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल यहाँ पर बना दी गई। तो अवामी मिजाज, हुकूमत की जो अदम दिलचस्पी इस इशू के अंदर, और अगर दिलचस्पी है भी तो कोई प्रॉपर चीज़ ऐसी नहीं जो सॉलिड चीज़ जिसे हम कह सकते हैं उस तरीके से वो हमारे सामने नहीं आ रही। बाज़ का जज्बात बहुत अच्छे होते हैं, एहसासात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अमलन आप क्या कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे तो आरज़ू एक चीज़ लगी कि मैं आज सुबह मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ रहा था इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर, तो मुझे लगा कि दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं, जो समाजी इशूज़ को कवर करते हैं, जो सोशियोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर रहे हैं, हर इशू की में जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके बच्चे मार्केट में जाकर इन इशूज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। जो मेडिसिन के लोग हैं वो वहाँ रिसर्च कर रहे हैं। एक-एक बंदे इम्यून सिस्टम के ऊपर इतनी रिसर्च सामने आ चुकी है कि आप बिलीव नहीं कर सकती, इन 2-3 महीनों के अंदर-अंदर। तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियाँ पाँव पे पाँव और हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई हैं और यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, सामने कुछ नहीं आ रहा। पीछे आपने डॉक्टर परवेज़ हुदवाई साहब का इंटरव्यू भी किया, मैंने जी। सुना और उन्होंने आर्टिकल भी लिखे। अब मसला है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्चर पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है। और ये बात हम मानने को भी तैयार नहीं है। नहीं, नहीं, वो तो हम मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हम तो एक ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हम पूरी दुनिया की आँखों का तारा हैं और पूरी दुनिया चाहती है कि किसी तरह हमें मुसख्खर कर दिया जाए और हमें राम कर दिया जाए। तो जब इस किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर हम रहते हैं, ठीक है हम अपनी सोसाइटी में तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने हमारी सोसाइटी को कोई प्रॉपर रास्ता देना था, कोई गाइडलाइन फराहम करनी थी, कोई बुनियादी कदरें डेवलप करनी थी, वो भी नहीं कर सके। पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद बंद हैं।
यहाँ पाकिस्तान के हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मुफ्ती मुनीबर मान साहब हुकूमत के एक मुलाजिम है, रोयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन है, तो वो अच्छा मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि 21 साल से एक बंदा एक ओहदे पर बैठा हुआ है, मतलब दूसरा कोई बंदा ही नहीं है। भाई मुफ्ती साहब देखे ना, उनसे कह रहे हैं कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग मस्जिद में नहीं जा सकते। 50 साल के बाद मेरी और आपकी आंखें भी कम से कम तो इतनी हो जाएंगी, हम बहुत कम देख पाएंगे। रोयत हिलाल के भाई वो इन्वायरमेंट का क्या कहते हैं, महकमा मौसमियात का काम है, वो उसके हवाले करें। आपने वो काम मौलवियों को दिया हुआ है। कोरोना वायरस का जो ये इशू है, इसको आपने उलमा के हवाले किया हुआ है। हम इतना दब क्यों जाते हैं मौलवियों से, हम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो जाते हैं कि ये बाहर निकल आएंगे। जैसे लाल मस्जिद वाले, उन्होंने अनाउंसमेंट तक की है, ये मैंने हुड भाई से भी कहा कि अनाउंसमेंट तक कर रहे हैं कि जी सब लोग मस्जिद में आए, और साथ साथ जुड़ के खड़े हो, ये तक कह रहे हैं, और कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदार हैं। नहीं, वो जिम्मेदार क्या है, लाहौर के अंदर एक मौलवी साहब थे, आसिफ अशरफ जलाली गालिबन उनका नाम है, वो तहरीक लब्बैक में थे। तो उन्होंने कोरोना के खिलाफ एक बड़ा इज्तिमा किया, और इज्तिमा में वो कह रहे थे कि जिस शख्स को कोरोना है वो मेरे साथ आए, मैं उसको अपनी बगल में डालकर तवाफ काबा कराऊंगा, हज कराऊंगा। वो गायब है उस दिन के बाद। उसकी तकरीर आई कि कुछ के तो खैर सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिए गए, और कुछ के मतलब है कि उसके बाद वो गायब हो गए। मुझे नहीं पता, मौलवी साहब सामने आए ना, मैं कहता हूँ ये जो गुस्ल हैं कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, ये इन उलमा से दिलवाए जाए इनके, बिल्कुल, ताकि वो समझ आए। देखें पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मुकाबला, वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि सिर्फ कोरोना वायरस के साथ है, हमारा मुकाबला कोरोना वायरस प्लस जहालत के साथ भी है। तो हम दोनों चीज कर रहे हैं। जिस वक्त पूरी दुनिया में हुक्मरान अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर रहे थे, अपने डॉक्टर्स को मशवरे कर रहे थे, उस वक्त हमारी हुकूमत पाकिस्तान सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब मौलवियों के साथ मशवरे कर रही थी कि भाई इनके साथ क्या करना है। भाई वो ठीक है, वो बड़े अच्छे लोग होंगे, नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, लेकिन वो मस्जिदों का मामला है भाई, वो करें जाके एक आप रियासत आर्डर जारी करें। ये कौन होते हैं कि रियासत के आर्डर को फॉलो नहीं करते। ये खुद बीमार होते हैं तो ये अपनी फूकों से क्यों नहीं ठीक हो जाते, फिर ये सब डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। वो तो क्या कहते हैं, मसला है इनका ना, वो तो लोगों के लिए कहते हैं कि मतलब कि वो एक पीर साहब के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी कि पीर साहब मेरे घुटनों में तकलीफ हो रही है, दम कर दें। पीर साहब ने 5,000 रुपया लिया, पानी की बोतल दी, लिखे हुए तावीज फराम किए, उसने कहा जाओ। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने 2 बंदों को बुलाया कि मुझे उठाओ, मेरे घुटनों में तकलीफ हो रही है। तो ये तो मुझे असल में ये कोई अच्छा नहीं लगता कि अहले मजहब का एहतराम भी है, उनका किरदार भी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन जब अहले मजहब ऐसे कामों में टांगे अड़ाते हैं जहां पर उनकी तुक नहीं बनती, वो अपनी इज्जत को खुद वो क्या कहते हैं दाव पे लगाते हैं, वो अपने लिए डिसरिस्पेक्टफुल का जो एनवायरनमेंट है वो खुद क्रिएट करते हैं। असल में तो ये लोग एक बिजनेस की तरह लेते हैं ना। जब से मसाजिद बंद हुई हैं तो इनकी तो दुकान बंद हो गई है मौलवियों की, कहाँ से उनको चंदे आएंगे। अभी ईद है, ये ईद के बाद मतलब रमजान है, रमजान के बाद ईद है, तो उसके लिए भी तो ये जमा कर ही रहे होते हैं ना, ज़कात भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर आगे ईद है तो खाले जमा करनी है, क्या कुछ करना है। ये एक हर एक को नहीं कह रही मैं, लेकिन मेजॉरिटी ने जो है वो मजहब को भी तो एक बिजनेस बना के रखा है। देखें जब आपकी स्टेट कमजोर होती है तो स्टेट के अंदर हर टुच्चा भी बदमाश हो जाता है। मसला ये है कि आपकी रियासत जो है वो कोई एग्जैक्ट पॉलिसियां नहीं बना सकी। वो अभी तक 20 साल पहले मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया गया था, अभी तक तो उसकी अहमियत नहीं मनवा सकी। तो मुझे बताएं कि आप देखें तुर्की के अंदर सारी मसाजिद का जो इंतजाम है वो स्टेट के पास है। 86,000 मसाजिद है, मुझे पूरा डेटा में था उन दिनों में, उधर ही कुछ महीना पहले, तो 86,000 मसाजिद हैं। 86,000 मसाजिद का डेटा हुकूमत के पास है। एक ऑर्डर आया आरजू के मसाजिद बंद हैं, किसी मौलवी ने आगे से चूं चरा नहीं की, स्टेट का ऑर्डर है, सबने मान लिए। और मसाजिद के अंदर अजान होती है, नमाज नहीं होती। सऊदी अरब के अंदर सेम ये सिचुएशन है। ईरान के अंदर शुरू में, क्योंकि ईरानी हुकूमत भी बिल्कुल वही काम कर रही थी जो इस वक्त ट्रंप साहब और इमरान खान साहब वो कर रहे हैं, तो वो भी एक कन्फ्यूजन का शिकार थी। तो वहां पर हमने देखा कि जो मुकद्दस बुजुर्गान के मज़ारात थे, उनके ऊपर वो जाकिरीन जाते थे और उनको
पहले चूमा करते थे, बोसा दिया करते थे। जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कोरोना कुछ भी नहीं होता, उसको चाटना शुरू हो गया और उसके नतीजे में सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कि ईरानी हुकूमत को ये अनाउंस भी करना पड़ा कि जहां कब्रिस्तान है इन लोगों के कोरोना वायरस से मरने वाले, वहां भी न जाए, वहां से भी कोरोना वायरस आपको लग सकता है। तो असल में जो मजहबी जहन है ये क्या कहते हैं, बगैर किसी दलील के अकीदत और अकीदे की बुनियाद के ऊपर खड़ा होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा नहीं होता, ये मोहब्बत और इश्क का नतीजा होता है। उसके नतीजे में जैसे कहते हैं ना कि वो मोहब्बत का पता नहीं चलता। किसी ने कहा लैला से कि तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं हो तो मजनू क्यों तुम्हें इतना पसंद करता है। तो उसने आगे से कहा कि ये मजनू की आंखें ही जानती हैं कि मुझे क्यों पसंद करता है, तुम नहीं जान सकते। तो मसला ये है कि उसमें कोई लॉजिक या हकीकत नहीं होती। आपको जिस तरह पसंद आता है आप उस तरह वो कर जाते हैं। वही आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबूक थोड़ा सा हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं कि वो भी कुछ कंफ्यूज है। सिंध गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, बलूचिस्तान में कुछ और स्टेटमेंट आती है, फेडरल कुछ और कहती है, उसके बाद दूसरे दिन अपना ही स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। कभी अजीब अजीब ट्वीट्स लगती हैं और फिर उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि देखें ये हुकूमत क्या सही संभाल रही है, और ये आपस में इनकी बातें आपस में मैच क्यों नहीं करती? देखिए मैं आपको बताऊं, कोरोना ये जो लॉकडाउन के हवाले से ये डिसीजन इमरान खान साहब ने तो नहीं किया था। इमरान खान साहब ने तो ओपन ये अनाउंस किया था कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन लॉकडाउन फिर हो गया था। तो इसका मतलब है वो लॉकडाउन एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और बहुत बेहतरीन फैसला किया, बहुत जबरदस्त फैसला था। हमारी मुखालफत एक और वजह से है, हम ये कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह मुदाखलत ना करें। लेकिन जब एक पॉलिटिशियन उठे वो चीजों को अंडरस्टैंड ही ना कर रहा हो, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब वो ये करता है वो ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इंसानी जानों के ज़िया का इशू था। तो वो उन्होंने किया, बड़ा बेहतरीन किया। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें अच्छे काम भी तो किए ना। तो मतलब है कि इस मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने जाके सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। लेकिन मसला ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पिछली हुकूमतों में भी ऐसे ही थे, लेकिन चले कुछ तजर्बाकार लोग थे ना, तो यहाँ असल में तजर्बाकारी का फुकदान भी है। मैं मैक्सिमम ये कह सकता हूँ ये हमारी हुकूमत है, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मसला असल में ये है कि इनके पास वो एक्सपीरियंस लोग नहीं है, बहुत जल्दी में फैसले किए जाते हैं और एक हड़बूम सी मची हुई है। अगर हुकूमत को चाहिए था जब ये सारा काम करना था तो उसको 3-4 दिन के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाते, ऑनलाइन इजलास बुलाते, लोगों से मुशावरत तलब करते और हर तबका फिक्र से ये बात करते। और सबसे पहली जो मुशावरत थी वो हमारे डॉक्टर के साथ करनी चाहिए थी। हमारे जो अस्पतालों को एडमिनिस्ट्रेटर हैं वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि उनके इजलास बुलाते, उनसे पूछते कि बताएं भाई क्या क्या डिमांड्स हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें मुयसर हैं, किन किन चीज़ों की कमी है, वेंटिलेटर हम कहाँ से मंगवा सकते हैं, मास्क का इशू है, बाकी लोगों के लिए क्या है कि हदायत जारी करें। तो जिस तरह आपने मसाजिद के लिए 20 नुकाती झंडा और 20 नुकाती एलामिया तरतीब दिया था, ये जरूरत इस अमर की थी कि पहले 4-5 दिन के अंदर ही आप पूरी कौम के लिए कोई 20 पॉइंट बनाते और पूरी कौम से कहते कि, और वज़ीर आज़म साहब ने खिताब तो किए लेकिन वो खिताब अवामी जज्बात की तर्जुमानी थे, वो इस इशू को जी, एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। ना कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि भाई लॉकडाउन कर दें, लेकिन इनका लॉकडाउन पहले दिन से कोई तरीके का नहीं था। कोई बाहर जाए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई घूम रहा है कुछ नहीं पता। अजीब और गरीब किस्म का इन्होंने लॉकडाउन किया था जो लोगों को नहीं समझ आता। और आज भी जो WHO की रिपोर्ट आई है उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हैंडल नहीं कर रहा, लेकिन हम अपने आप को खुद ब खुद ही जो है ना वो ट्रॉफीज देते जा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वो रिपोर्ट हो सकता है आपने भी देखी हो कि उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान लॉकडाउन और इस सब चीजों में ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहा। अच्छा देखें आरजू, 3-4 जो इश्यूज है ना, हमें बात हुई असल में कि ये एक वसी तर मुशावरत की जरूरत थी ना। एक लोगों सबको बिठाना चाहिए था और बैठ के बात करते। और सबसे पहले आप खुद बता रही हैं कि डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाई, यानी हुकूमत ने डॉक्टर्स को नहीं बुलाया कि भाई डॉक्टर्स आप आ जाओ, आके बताओ हमें हमें गाइड करो। तो डॉक्टर्स को मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, वो बेचारे लोगों का इलाज कर रहे हैं, मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, मौत के मुंह में हाथ डालकर वो
क्या कहते हैं, अपनी जानों को दांव पे लगाकर काम कर रहे हैं। कैसे मासूम बच्चा, वो जो 29 साल का था, डॉक्टर गिलगित वाला, वो फौत हो गया। कराची में इस तरह के वाकयात पेश आ गए, इधर उधर पेश आ गए। तो इन लोगों के साथ जो बराह रास्त मरीज ने आना था डॉक्टर के पास, उसके साथ बात ही नहीं की गई, उससे कोई मशवरा नहीं किया गया। अच्छा, हुकूमत असल में चली गई और बातों के ऊपर। लॉकडाउन किया तो लोगों के घरों में खाना कैसे पहुंचाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लाजमी है, क्योंकि देखें ना, एक बंदा लॉकडाउन से मर रहा है, एक बंदा भूख से मर रहा है, तो आपको तय तो करना है ना भाई, क्या करना है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ लॉकडाउन का क्या क्या असरात मरतब हो सकते हैं, इनके ऊपर बात करनी चाहिए थी, मुशावरत करनी चाहिए थी। तो हुकूमत ने, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं हुकूमत की नीयत पे शक नहीं कर रहा। हुकूमत अपनी तरफ से जो काम, लेकिन उसके कामों के पीछे रिसर्च भी नहीं है और मुशावरत भी नहीं है। और जब आरजू आप भी कोई काम भी देखें ना, आप यहाँ पर अभी प्रोग्राम कर रही हैं, आधे घंटे का प्रोग्राम है टोटल, हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आपने भी अखबारें पढ़ी, मैंने भी अखबारें पढ़ी। एक ऐसा प्रोग्राम कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं जा रहा, इसके ऊपर कैमरा ने कोई पकड़ धकड़ भी नहीं करनी, इसके ऊपर कोई लोगों ने भी हमें कोई ज्यादा वो गिरफ्त में नहीं लेना, लेकिन हम आजादी के साथ बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत के लिए भी हमने तैयारी की है। हम सर्च करके बैठे हैं कि नहीं भाई, ये चीजें हो रही हैं, ये किस तरीके से हो रही हैं। तो हम, हुकूमत इतने बड़े एक्शन लेती है और उस पर रिसर्च कोई नहीं करती। और देखे ना, जिस तरीके से हुकूमत मशीरों को बनाती है, मशीरों को फारग कर देती है, हुकूमत वजीरों को बनाती है, वजीरों को फारग कर देती है। फिर इसी तरह क्या करती है, कहती है जी मुख्तसर तरीन काबीना होगी। अब उस काबीना में जब लॉन्ग पिक्चर दी जाती है तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि वज़ीर आज़म साहब कहाँ बैठे हुए, उतनी दूर बैठे हुए। देखे ना कि जो हुकूमत जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या प्रेस ब्रीफिंग्स मीडिया के साथ करती है, उसमें भी ज्यादातर ऐसा मीडिया ही होता है जो उनके ऊपर तनकीद नहीं करता, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। सर आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो मुल्क को खड़ा कर दिया, वरना तो इसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया था। और इस किस्म के ही चमचागिरी और मक्खन और यही कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे भी। और जो सोशल मीडिया पे आके गालियां निकालता है उसको ओहदा मिल जाता है। हाँ हाँ, ये तो खैर है उनका, ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। मैं तंजिया तौर पे कह रहा हूँ, आजकल ये बताना पड़ता है कि मैं तंजिया कह रहा हूँ तो बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं लोग सुनने वाले। देखें, असल इशू ये है कि हुकूमतें, क्या कहते हैं, जो हुकूमत होती है ना, ऑपोजिशन उसका एक बड़ा अहम फैक्टर होता है। ऑपोजिशन तनकीद करती है, और तनकीद हमेशा तरक्की का पहला जीना होता है, पहली सीढ़ी होती है। जब आप पे तनकीद होगी और आप चीजों को, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन है वो फफे कुटनी नहीं होती, ये उस तरह की है, ये ताने देती है, तनकीद नहीं करती। तनकीद में और ताने में फर्क होता है। ताना ये है जी कि मैं बजाय इसके कि मैं आपके किसी एक्शन के ऊपर बताऊं कि नहीं ये जो काम आप करने जा रहे हैं इसका नुकसान नंबर 1 ये होगा, नुकसान नंबर 2 ये होगा, नुकसान नंबर 3 ये होगा, इसे कहते हैं अवाम की तर्जुमानी। लेकिन ये करते हैं, आपने तो परसों ये कह दिया था, उस दिन तो आप ये कर रहे थे, आपकी तो शक्ल इस तरह की है, आप तो भीख मांग रहे हैं। आप भाई साहब, ये क्या इन बातों का टाइम है? और हमारी पार्लियामान में अरबों रुपया इन क्या कहते हैं, इन इन चीजों पर खर्च हो जाता है, जो रात को 11 से 12 के शो में टीवी चैनल्स लगाते हैं। रात को 11 से लेकर 12 बजे का शो और कौमी असेंबली का इजलास, और ये 11 से 12 का शो बड़ा अच्छा होता है, हम इसमें फिर एंटरटेन होते हैं। वहां पर इतनी ठंडी, इतनी सस्ती, इतनी बेकार और इतनी बेहुदा जुगते मारी जाती हैं, क्यों नहीं। मेरे लिए ये कौमी असेंबली नहीं है कि मेरे हुकूक की बात वहां पर नहीं होती, वहां सिंपली शो लगाए जाते हैं। और डिबेटिंग क्लब है, जैसे हम चौथी 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला होता था, हमें टीचर तकरीरें लिख के दे देते थे, हम वो तकरीरें पढ़ते, हमें सिर्फ एक चीज का पता होता था कि यहाँ पर हमने पास करना है क्योंकि यहाँ क्लैपिंग आनी है और यहाँ कह का आना है। तो असेंबली के अंदर ये वो डिबेटिंग क्लब है कि जहां पर कह के वक्फा होता है कहकों के लिए और क्लैपिंग के लिए, और ये डिबेटर है, रिसर्चर से तकरीर लिखवा के वहां बैठ जाते हैं। लेकिन सबूक बार बार ये क्यों कहा जाता है कि गवर्नमेंट नहीं है? पहली दफा ये इसलिए कि जितने भी गवर्नमेंट के साथ लोग हैं वो तो हर हुकूमत में रह चुके हैं तकरीबन। कोई पीपल्स पार्टी से आया है, कोई नून लीग से आया है, कोई एमक्यूएम से आया है, कोई इनका अपना पीटीआई का जो कि लंबे अरसे से इनके साथ हो, 22 साल से इनके साथ हो। ऐसे लोग तो गिनती के 2-4 ही रह गए, बाकी तो सब इन्होंने इधर उधर से पकड़े, तो उनका तजुर्बा भी काम नहीं आ रहा। बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। अब एक बात तो ये है ना कि जब हमारी ये मासूम सी अवाम, जिसके मैं और आप भी फर्द है ना, जब हम लोगों को इलेक्ट करते हैं तो ये देख के इलेक्ट नहीं करते हैं इनको कि इनको हम वोट दे रहे हैं। ये तो अलग से बहस है कि क्या ये वोट के जरिए आते नहीं आते।
लेकिन जब हम वोट दे रहे होते हैं उस वक्त हम ये देखते हैं कि ये हमारी बरादरी का है या नहीं, ये हमारे फिरके का है या नहीं है। मुझे बताएं कि कभी आपने इन सियासी रहनुमाओं की डिबेट सुनी, कभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि जिसमें ये कह रहे हो जी हाँ हमने अवामी मसाइल को हल करना है और हमारे पास हेल्थ केयर के हवाले से ये पॉलिसी है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये पॉलिसी है, एजुकेशन की हमारी पॉलिसी ये होगी, इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हमारी पॉलिसी ये होगी, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका हमने कैसे मामला को डील करना है, ईरान के इशू को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने अपना जो बजट है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, सूबों को इख्तियारात हमने किस तरीके से देने हैं, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है। 18वीं तरमीम एक हवा बनाकर आसमान बनाया गया, कहा जी कि ये मुल्क और कौम के लिए क्या अजीबो गरीब चीज आई, और उसके लिए 18वीं तरमीम मंजूर होने पर 4.5 करोड़ रुपए का सैयद खुर्शीद साहब ने इशाया दिया था। और ये मैंने खुद उनसे पूछा था क्योंकि वो उस वक्त जो मिनिस्टर इनकलेव है इसके बाहर जो जगह थी वहां पर वो इशाया था, तो हम भी उसमें शरीक थे। तो मैंने शाह साहब से पूछा, हमारे साथ और भी दोस्त है, शाकिर सुरंगी थे, वकार सत्ती, ये सब लोग वहां खड़े हुए थे, तो मैंने वैसे पूछा शाह साहब कितना खर्चा है इसके ऊपर, उन्होंने कहा यार कुछ इतना ज्यादा नहीं। मैंने कहा फिर भी तो कहते हैं 4-5 करोड़ रुपए तो लग ही जाता है आसानी के साथ। तो जिसके लिए आपने सिर्फ 4-5 रुपए का इशाया, म्यूजिक महफिल मौसीकी भी हुई थी वहां पे, जिसके लिए आपने ये पैसा खर्च कर दिया, आज आप सारे उसके लिए तैयार हो चुके, नहीं उसको हमने अब रिवर्स करना है, अब फिर इस पर एक इशाया देंगे कि अब हमने रिसर्च करके माशाल्लाह ने बड़ी कामयाबी हासिल कर दी है। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये अगर अवाम के नुमाइंदे होते तो ये इस किस्म की काम ना करते। ये मुल्क जो मैं बताऊं कि जिस सतह पर हम पहुंच चुके हैं ना, हम सब नफसियाती मरीज बन चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो ये जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है, तो एक तो ये कि अवाम जिन लोगों को वोट देकर भेजती है और जिनकी उनकी जो ज़हनी सतह है वो उसके मुताबिक सारे काम करते हैं। मैं पार्लियामेंट को 2004 से तो इस्लामाबाद में कवर कर रहा हूँ, इससे पहले मैं KPK असेंबली कवर करता था पेशावर में, वहां पर भी और यहाँ पर भी। मैं सच्ची बात बताऊं कि कभी मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि जो अवाम के मसाइल पर कोई गिरफ्त रखता हो। अच्छा अगर रखता है कोई ना तो वो बहुत पिछली सफों में, अगली सफों में कौन है, सर क्या खूबसूरत आज के बाल हैं, सर आपने परसों रात जो टीवी पे इंटरव्यू दिया था ना, आपने एंकर को तो बिल्कुल दबा के उसकी शक्ल सर चूही की तरह हो गई थी। तो कायल भी खुश होता है यार, ये असल मेरा शदाई तो ये है, और वो शदाई ठीक 3 साल बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो ये जो ये जो फिदाइयों की मजलिस है ना, शदाइयों की, यही असल में कभी इमरान खान के साथ होती है, कभी नवाज शरीफ के साथ होती है, कभी पीपल्स पार्टी के साथ होती है। तो ये जो सारे ये जो आप कह रही हैं बड़े तजर्बाकार हैं, ये तजर्बाकार सिर्फ एक चीज में है जो मैंने आपको बता दी कि ये आपकी जुल्फों की तारीफ करेंगे, आपकी आंखों की तारीफ करेंगे, आपके कारों की तारीफ करेंगे, ये सिर्फ इस काम के एक्सपर्ट हैं। तो वो यहाँ पर भी कर रहे हैं। अभी क्या नाम है, नदीम अफजल चंद साहब जो हैं, वही कह रहे थे, कहते हैं यार मुझे नहीं पता, ऐसी सी तारीफें होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वही ना, यहाँ पे यही वही लोग कामयाब रहते हैं, जो सच बोलता है, जो सही बात बताता है, उसको तो सुना ही नहीं जाता। दूसरी बात ये कि सबू के शब्बर जैदी साहब आए थे, आपको याद होगा। जी जी हाँ। तो और तो वो कुछ नहीं किया, कुछ किए बगैर ही वो चले गए, काम तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कुछ नहीं किया। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सीनियर सिटीजन्स के लिए वो बना गए, वो है बायोमेट्रिक की। अब इन्होंने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें भी कई लोगों को, आपने हो सकता है एक बुजुर्ग साहब थे, उनकी वीडियो भी देखी हो, जो कह रहे थे कि बहुत उन्हें ख्वारी हुई है उसमें। लेकिन बात सिर्फ एहसास प्रोग्राम की नहीं है, बात है कि बहुत से लोग, बहुत सी ऐसी बेवाएं जो कि पेंशन रिसीव करती हैं, उनको भी बैंक में जो कि इस एहसास प्रोग्राम से जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट नहीं कर पा रही सिर्फ इसी वजह से कि बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा उनका। तो गवर्नमेंट को मैंने अपने शो में भी कई बार कहा, ट्विटर में भी टैग कर करके मैं थक गई कि भाई जो लोग 65 से ऊपर एज के हैं, बहुत बड़े बड़े उनके लाखों करोड़ों के अकाउंट्स नहीं हैं, उनको कम से कम बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दें कि उनको बायोमेट्रिक के उससे हटा दें कि वो अपना बैंक ऑपरेट कर सके। इसलिए कि वो लोग अपनी पेंशन, जो उनको किसी को 12,000 आती है, किसी को 10,000 आती है, वो अपनी पेंशन तक नहीं ले पा रही हैं।
तो इस चीज को आप क्या समझते हैं कि ये क्यों डील नहीं कर रहे हैं? और आजकल तो वैसे भी बायोमेट्रिक बैंक ने बंद किया हुआ लेना, लेकिन जब वो स्टार्ट करेंगे तब भी ये लोग नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट इसको किस तरीके से हैंडल करे? देखिए ये तो बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है कि पहले जो पेंशनर्स थे वो बेचारे, आपको पता है ना कि कई पेंशनर ऐसे भी थे, मैंने खुद रिपोर्ट किया कि वो पेंशन लेने के लिए आते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी और कई को हार्ट अटैक हुए, क्योंकि वो उम्र के ऐसे हिस्से में होते हैं कि जहाँ पे उन्हें बेचारे खड़े हो सकते हैं, धूप में कैसे खड़े हों। और पाकिस्तान में कम से कम 6-7 महीने शदीद गर्मी रहती है, तो कराची में, कोयटा, ये इस्लामाबाद हो जाती है, लाइंस भी खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये भी बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं उनके। अच्छा, उनको चीजों की समझ भी नहीं आती क्योंकि वो कोई इस टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा आगाह भी नहीं है, उनको बार बार समझाना पड़ता है और वो बेचारे बड़े झंझट का शिकार हो जाते हैं। तो वो फौत हो गए कई लोग इस इंतजार की उसमें खड़े होकर। मुझे याद है कराची का बड़ा अहम वाक़या पेश आया था और वहां पे वो पेंशनर खड़े हुए थे और वो बेचारा खड़ा रहा, खड़ा बूढ़ा बाबा था, वो बेचारा वहीं फौत हो गया। पेंशन लेने के लिए आया था, वो पेंशन के पैसे भी उसको नहीं मिले और मेरा ख्याल है वो कफन के लिए उसके खर्चे जो हैं वो शुरू हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। और मैंने आपको शुरू में बात की थी कि ये जो काम भी करते हैं, ये जो अरस्तू है ना, जेली किस्म के दानिशवर, ये सारे इकट्ठे ऐसे रूम में बैठते हैं और ये इनके आगे वो टेबल के ऊपर ग्रीन कपड़ा पड़ा हुआ होता है और इनकी अकड़ और रौनत और फिरौनियत जो है वो अपने उरूज पर होती है। ये वो नहीं इस तरह कर दे, जो इस तरह कर दो, ये उस तरह करके कर देते हैं। इनके पीछे ना रिसर्च होती है, ना कोई टीम वर्क होता है, ना ये किसी की बात सुनते हैं, क्योंकि आगे जो बैठे होते हैं ना, वो एक ऐसे लोगों का हुजूम होता है जो कि सर क्या आइडिया दिया आपने, सर कमाल कर दिया आपने, सर काश अगर आप 10 साल पहले इस सीट पर आ जाते ना, आज मुल्क की ये हालत ना होती। और सबसे बड़ी बात ये कि इस चीज को ये खुद नहीं झेल रहे होते ना, इन्हें तो कोई मसला नहीं है, इनके घर से तो कोई नहीं जा रहा कि वो उसको अपनी कोई छोटी सी रकम बैंक से निकलवानी और बैंक वाले कहें कि पैसे तो हैं आपके बैंक में लेकिन आप ले नहीं सकते क्योंकि आपका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। ये सिर्फ वही काम करते हैं जो खुद इन्हें भुगतना पड़ता है। अभी भी इन्होंने स्कूल कॉलेज इसलिए बंद रखे क्योंकि इनकी अपनी औलादें पढ़ने के लिए चली जाएंगी तो उन्हें ना लग जाए, बाकी इन्होंने सब कह दिया कि सब खोल लो, तो इस वजह से भी शायद ये नहीं करते। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। हम एक इल्जामी नोयत में भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला जिसे है ना, जो मैंने इतने अरसे में खुद फील किया, लाजमी है, मेरी बात कोई हतमी या आखिरी या कतई बात नहीं है, लेकिन जो चीज मैंने महसूस की वो ये है कि ये इनके पास, ठीक देखे ना, मुझे आप कहें कि तुम खाना बना दो, अच्छा मैं खाना तो बना दूंगा, लाइट सा ना जो भी होगा, मुझे पता है चूल्हा जलाना होता है, उसमें ऑयल डालना होता है, चीजें इकट्ठी करके ना वो डाल दें आप। अच्छा, हो सकता है कि हादसाती तौर पर वो अच्छा भी बन जाए, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छा ना भी बने। लेकिन जब आप मुझे कहें कि नहीं तुम पुलाव बनाओ, मटन पुलाव बनाओ ना, अच्छा मुझे अब ये भी नहीं पता कि मटन में, बीफ में, चिकन में फर्क क्या होता है, और मुझे अगर ये भी नहीं पता कि हाँ अच्छा चावल कौन सा होता है, ये सैला अच्छा होता है, बासमती अच्छा होता है, कर्नल अच्छा कौन सा होता है, ये भी मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि चावल बनाने के लिए, पुलाव बनाने के लिए कितने गिलास चावल में और कितना पानी डाला जाता है, मुझे ये भी ना पता हो, और मैं तुक्के पे चावल बनाना बैठ जाऊं, तो ऐन मुमकिन है कि कभी वो ठीक हो जाए और कभी वो खराब हो जाए बहुत ज्यादा। ये तुक्का है ना, ये सारे तुक्के पर बैठे हुए हैं यहाँ पे। जिस तरह कुक के पीछे, मेरे जैसे कुक के पीछे रिसर्च नहीं होती, तुक्का होता है, इस तरह इनके पीछे तुक्का है। तो कभी अच्छा जब हो जाता है, ये सारी जिंदगी क्रेडिट लेने में गुजार देते हैं, अगर बुरा हो जाता है तो फिर ये सारी जिंदगी एक दूसरे पर डालते रहते हैं, नहीं जी वहां पर प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम। यहाँ की फेक ब्यूरोक्रेसी है, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट है ना, ये सिफारिशों की बुनियाद के ऊपर आगे आते हैं और इनको एक ही चीज का पता है कि अगर हमने इनकी जी हुजूरी ना की, इनकी बातों के साथ बातें ना मिलाई, तो हम उठा के किसी और जगह फेंक दिए जाएंगे। तो वो उसको काबू करने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो असल बात यह है कि जब तक हमारे तालीमी इदारे एक्टिव नहीं होंगे और हमारा सहाफी जेन्युइन तनकीद नहीं करेगा, वो ठीक तरीके से, क्योंकि हमारे सहाफियों ने पार्टियां बना ली हैं। अब लगता है कि फलाना बंदा मुस्लिम लीग नून का सहाफी है, ये पीपल्स पार्टी का सहाफी है, ये पीटीआई का सहाफी है, और जब दौर आता है मुस्लिम लीग नून का, वो मुस्लिम लीग नून के सहाफियों को नवाजते हैं, जब दौर आता है पीपल्स पार्टी का, वो पीपल्स पार्टी के सहाफियों को नवाजते हैं। अब पीटीआई का दौर है तो ये पीटीआई वाले अपने सहाफियों को नवाज रहे हैं। तो जब सहाफी करेगा, मीडिया तबाह होगा। आज जो टीवी चैनल की तबाही बर्बादी की बुनियादी वजह है, उसके पीछे यही लोग शामिल है, ये मीडिया के लोग शामिल है उसके पीछे। ये मैंने क्योंकि बात की, हमारा जो एंकर्स माफिया है, जो ऐसी घर से
ऐसी गाड़ी में बैठता है और ऐसी गाड़ी से ऐसी स्टूडियो में बैठता है और वहां पर बैठकर ये अवाम के दुख और दर्द बयान करता है। रिपोर्टर्स को ये एंगेज ही नहीं करते कि भाई इन रिपोर्टर्स को बुलाया जाए जो गली मोहल्ले में सुबह शाम फिरते हैं, इनके पास खबरें होती हैं, ये कौम का दुख और एहसास जो है उसकी ठीक तरीके से तर्जुमानी कर सकते हैं, ये एक ब्रिज बन सकते हैं मसाइल के हवाले से। तो आपने स्टूडियो के अंदर भी देखा होगा कि कोट शदीद गर्मी में कोट टाइयां सूट पहनकर परफ्यूम लगाकर वो अंदर बैठे होते हैं और ये फिर अवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं। ये लोग नहीं कर सकते अवाम के मसाइल का हल। ये हमारा मीडिया भी मुजरिम है क्योंकि ये ठीक तरीके से अवाम के, और अवाम ने इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया इस मीडिया को। 40% से ज्यादा लोग हमारे टीवी नहीं देखते। आप ये देखें ना सबूक, अगर हम ये सोच के अपने मीडिया में से एंकर्स और दूसरे लोगों को निकालना शुरू करें कि हम सिर्फ उनको रखेंगे, हम सिर्फ उनको रखेंगे जिन्होंने मीडिया पढ़ा हो या जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी हो, जो जर्नलिस्ट हो, तो आपके तो मीडिया हाउसेस खाली हो जाएंगे। इसलिए कि वहां पे बहुत कम लोग ऐसे बैठे शोज कर रहे हैं जो कि जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी है या जिन्होंने मीडिया पढ़ा है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पता नहीं क्या है, लेकिन ये कि बहुत कम लोगों ने जर्नलिज्म की तरफ हैं जो। आरजू, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों पर जुर्माना करना चाहिए जिन्होंने पढ़ी इंजीनियरिंग है, जर्नलिज्म में आके बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एक बच्चे का हक मारा। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरिट टैक्सों से यूनिवर्सिटियां चलती है ना। हाँ। तो इन्होंने क्या बच्चे का हक मारकर पढ़ा वो और यहाँ पर आ गए। और वो जो जेरी डॉक्टर बैठे हुए हैं तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने पढ़ा कुछ और यहाँ पर आकर बैठ के, भाई अगर आपने ये वाला काम करना तो पहले यहाँ पर आते। बिल्कुल। बस ये ना कि आपने मेडिकल की सीटें जाया की, आपने इंजीनियरिंग की सीटें जाया की, आपने कंप्यूटर साइंस की सीटें जाया की और आप उठे और उठकर यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आके आपने किया क्या? आपने कैमरा सीधा किया अपने साथ और छह बंदों को गालियां दी और गालियां देने के बाद आप कौम के सुपर हीरो बन गए। वाह जी, क्या बहादुर आदमी है। और फिर उसके बाद हुकूमत ने कहा हमें ऐसे लोग चाहिए, उनको अहम ओहदे देना शुरू कर दिए। तो जब ये वाला काम आप करेंगे तो बात करना छोटे लोगों को डिस्कस करना अपनी शान में कमी नजर आती है, लेकिन मजबूरी यह है कि इस सोसाइटी के अंदर जहन इतना छोटा हो चुका है, उसकी साख्त इतनी महदूद हो चुकी है कि अब हमें छोटे लोगों को डिस्कस करना पड़ता है। तो अब मसला असल में यह है कि जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, देखें ना ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये हमारे जो मुल्क है ना, हमारी रियासत का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो चुका है। इसके अंदर आप जो भी डिस्क डालेंगे ना, ये वही आगे से एरर का वो आगे से वो करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे मीडिया में और टीवी चैनल्स पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी ही नहीं है, जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी और फील्ड के। वरना बाकी दुनिया में वो कहते हैं जब तक ये शर्त होती है कि आपने मीडिया पढ़ा हो, आपने जर्नलिज्म पढ़ी हो, आप उसी सूरत में आप जो है कोई शो भी कर सकते हैं और आप कोई जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन हमारे कोई भी उठ के कह देता है कि जी हम जर्नलिस्ट हैं। देखें आरजू, उसके अंदर ये है ना, देखें अगर मजहबी प्रोग्राम कर रहे हैं ना तो आप उस बंदे को मजहबी प्रोग्राम के लिए बिठाएं जिसको मजहब के बारे में पता हो। बिल्कुल। हाँ। ये देखें, ये कल परसों एक बंदा, क्या नाम था, जिसको गिरफ्तार किया फिर रिहा कर दिया, यूट्यूबर है वो, मिर्जा मोहम्मद अली जेहलमी ना। अच्छा। अब उसका मसला ये है ना कि उसने क्या किया, उसको पता है जी कि माहौल तवा कैसे गर्म करना होता है। तो उसने क्या किया कि 4 किताबें इधर की ली, 4 किताबें उधर की ली, सामने इकट्ठी करके डाल दी। उसने क्या, इसने लिखा ये फलाना डाकू था, फलाना कह रहा था, फलाना चोर था, फलाना। अब माहौल बना दिया, क्योंकि हमारी सोसाइटी ये शुगल तमाशा बहुत पसंद करती है। तो वो इसी तरह का एक शुगली सा आदमी है, वो भी इंजीनियर और मौलवी बन के बैठा हुआ है। वहां पे उसने पगड़ी शगड़ी पहन ली है ऊपर और वो ड्रामे कर रहा है और वो पॉपुलर है। उसका कि ये सबसे ज्यादा बिजनेस जिस पैसे में आता है वो मजहब के बेचने में ही आता है। वो बिल्कुल नहीं, उसका देखे ना, उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। ये इतनी वैली, इतनी फारग और इतनी बिल्कुल दिमाग से गई हुई कौम है कि उसको उन्होंने ये कर दिया वहां पे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि इसी तरह इंडिया के अंदर आप सिचुएशन देख रहे हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया ने असल में इंडियन मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया हमारी स्क्रीनों के ऊपर। तो इंडिया के अंदर वो चीखते चिल्लाते मार धाड़ करते हुए एंकर, पता नहीं वो किसी खास जगह पर तैयार होते हैं कि वो उनको बकायदा ट्रेन किया जाता है, वो सारे एक जिस तरह चीख रहे होते हैं। मैंने एक दो दफा देखा आपके साथ प्रोग्राम के अंदर वो चीख रहे थे और मार धाड़ कर रहे थे। तो वो असल में उस तरह का जो है पाकिस्तान के अंदर डालना शुरू कर दिया। और हमारे कई चैनल देखा कि अच्छा ये जो मर्द है ये असल में सही चीख सकता है, चिल्ला सकता है, तो उसको बिठाया, स्क्रीन को डाल दिया।
अच्छा, जो जितना जुगतबाज इनको नजर आया ना, उठाया स्क्रीन के ऊपर डाल दिया उसने। तो नतीजे के तौर पर क्या हुआ देखे ना आप, एक दिन में मैं आपको पूरा दिन लतीफे सुनाता रहूं, आप कितना हंस सकती हैं। ये इंसान का मिजाज है। टीवी के ऊपर देखें हेल्थ के प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों के प्रोग्राम होने चाहिए। और ये एक दौर में होते थे, जियो पर देखें बच्चे मन के सच, इतना बेहतरीन शानदार प्रोग्राम होता था। उलझन सुलझन के नाम से एक प्रोग्राम होता था जिसमें लोगों के नफ्सियाती मसाइल को डिस्कस किया जाता था। टीवी पर हो रहा था, मजहबी प्रोग्राम हो रहे थे और माइकराम उसके अंदर आते थे। और पीटीवी ने इतने शानदार मजहबी प्रोग्राम किए कि लोगों को लड़ाने झगड़ने के बजाय लोगों के अंदर ये, अब पीटीवी भी उसी ट्रेंड पे चला गया है। अब तो पर्ची सिस्टम है, और अब तो अगर आपकी पीआर है तो आपको आप मतलब पैनल में भी बैठ जाएंगे, आपको शो भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल हमारे जैसे कहना चाहिए कि मीडिया को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। लेकिन और मुझे एक चीज, जी, मीडिया वालों ने ही मीडिया को तबाह करके रख दिया है। और मुझे एक आपसे आखिरी सवाल ये है सबूक के, हम लोग जो है वो उसको कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही थी सबूक आपसे कि हम इजराइल को नहीं मानते, ठीक है, हम उसके कई रीजन देते हैं जी, उसने फलस्तीन में ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। तो लेकिन वो अपनी जगह के हम नहीं मानते या जो कुछ भी है हुकूमत की तरफ से। मगर सुना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो इजराइल बना रहा है, और अगर उसने बना ली तो क्या हम लेंगे उससे? उस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा कोई ईमान खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर हम कश्मीर में जो हो रहा है, हम इंडिया को मान सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम इजराइल को क्यों नहीं मान जाते? जिस दिन सऊदी अरब मानेगा हम ऑटोमेटिकली मान जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे वैक्सीन के टाइम, हम क्या करेंगे? अच्छा देखें, पहली बात तो ये देखें, एक तो मार्केट, क्योंकि अगर वो वैक्सीन बनाएगा तो बेचने के लिए बनाएगा ना, तो उस वो ये कभी भी नहीं कहे, क्योंकि दुकानदार का काम होता है प्रॉफिट लेना और अपनी चीज को बेचना, तो वो तो हर जगह बेचेगा। और मुझे जरूरत है क्योंकि मैं मर रहा हूँ तो मैं तो वैक्सीन लूंगा हर सूरत में, भले इजराइल से क्या, किसी शैतान खुद भी अगर बना कर दे रहा हूँ मैं तब भी लूंगा। ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जान बचाना जो है वो तो हर सूरत में। असल में जो इसराइल के साथ हमारे जो इश्यूज हैं वो एक मुख्तलिफ चीज है। आपको पता है कि कायद आज़म ने ये बात कही थी कि हम असल में फलस्तीनियों के मुकदमे में फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और आपको पता है सेम यही पोजीशन नेहरू की भी थी, क्या कहते हैं, गांधी जी की भी यही पोजीशन थी। वो भी यही कह रहे थे कि फलस्तीन का जो इशू है वो उस फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए थे, और इसीलिए यासिर अरफात ने इंडिया का दौरा किया था और वहां पर हो गए थे। लेकिन असल इशू ये है कि मेरा अपना जो जाती नुक्ता नजर है बतौर तालिब इल्म, वो यही है कि ये हम जजीरा बना के ना किसी को रख सकते हैं ना खुद जजीरों में रह सकते हैं। तो हमें पूरी दुनिया के अंदर एक काम बार करना होगा, इसराइल को तस्लीम करें लेकिन मशरूत तौर पर, कश्मीर का इशू हल करवाएं, फलस्तीन का मसला हल करवाएं, और जो पुराने माहदे हैं अगर उनके मुताबिक उसको हल करवाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर एक अमन आ सकता है। लेकिन मसला ये है कि आपको पता है ना कि ये फलस्तीन का और कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू था जिसके नतीजे में अलकायदा, दाइश, अखवान और इस तरह की बहुत सी जो तंजीमें थी ना वो चढ़ी, और उनके पास ये आर्गूमेंट थे कि फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और वो वीडियोस बनाते थे और जुल्म हो रहा होता था वहां पे। कश्मीर में यही हो रहा था, तो पाकिस्तान में जो जहादी जमातें हैं उनको फलने फूलने का मौका भी इन्हीं वजूहात के ऊपर बना। तो अगर आप जो स्टेट एक्टर्स हैं वो मसाइल हल नहीं करवाएंगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे बेहतरीन काम यही है कि आप वो करें। आपने कहा कि सऊदी अरब अगर जिस दिन तस्लीम करेगा तो उस दिन पाकिस्तान तस्लीम करेगा। मेरा ख्याल ये कि सऊदी अरब ये कह रहा है कि पहले पाकिस्तान तस्लीम कर ले फिर हम तस्लीम कर लेंगे, वो असल में ये चाहता है और आप ही चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि देखें ऐसा होगा नहीं, आपको बहुत से इश्यूज हैं उनको फिक्स करना होगा। पाकिस्तान के अंदर क्या रियासत और मजहब इकट्ठे चलेंगे, एक दिन तय करना होगा, नहीं रियासती मामला अलग हैं, मजहबी मामला अलग हैं, यह आपको तय करना होगा, एक दिन तय करना है। इसराइल को भी आपको तस्लीम करना होगा, और कश्मीर का और फलस्तीन का इशू भी हल करवाना होगा। ये अब आपने देखना है कि आप इसको देखें ना, 20 साल लड़ाई होती रही अफगानिस्तान में, हम ये सोच रहे थे कभी आती तालिबान बारी, कभी फलाना मर गया, कभी फलाना मर गया, शादी पर हमला हो गया, अमरीकी कॉन्वॉय पर हमला हो गया, आपने बहुत से लोग मारे, आखिर में क्या किया, कतर में जाकर दोहा मुज़ाकरात शुरू कर दिया आपने।
तो आप बातचीत पर आ गए ना, तो 20 साल बाद आप बात पर आए हैं, वहां पर 60-70 साल गुजरने वाले हैं, वहां पर आप बात पे आ रहे हैं, तो आपको बात करनी पड़ेगी, मसलों को हल करना। लेकिन मसला ये कि ये क़यादत का इम्तिहान है, आलमी क़यादत का, कि आलमी क़यादत इस बात की सलाहियत रखती है कि वो इंसानों को कुछ 10 साल सुकून के गुजारने दे। यानी कोई ऐसा है कि पूरी दुनिया में 10 साल ऐसे गुजर जाएं कि सारी इंसानियत अमन के साथ रह रही हो। तारीख में ऐसे मौके नहीं मिलते कि कोई ऐसा टाइम आया हो। तो अब ये देखें ना, अब हालात ये थोड़े से हो गए कि अब हमें चाहिए था कि हम अपने मुल्कों के अंदर सोचें। ये कोरोना नामालूम, वो जो कहते हैं कोरोना इंसानियत का दुश्मन है ना, नामालूम है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो एक तरफ दुश्मन है, लेकिन मैं अगर उसका पलटा कर देखूं तो वो इंसानियत का मौसम भी है। उसने हमारे रियल इश्यूज की जानब हमारी तवज्जो करवाई है। उसने कहा कि ये एनवायरनमेंट की तरफ तुम्हारा चाचा देखेगा, ये जो मेडिसिन तुम्हारे अस्पतालों में चीजें पूरी नहीं, इनकी तरफ कौन देखेगा। तो ये है तो वो छोटी सी चीज, लेकिन हमारे सोचने के उसने कई दरवाजे खोल दिए और हमें मजबूर कर रहा है कि पोस्ट कोरोना जो लाइफ होगी उसमें क्या हम आपस में लड़ाई किया करेंगे या हम इन इश्यूज की तरफ जो, ये असल में गरीबों की बददुआओं का नतीजा है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ, अगर जी मैं चीजों को बिलीव नहीं करता, लेकिन ये कि गरीब के लिए आप सोच नहीं रहे थे। अब आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे, डोर टू डोर फूड कैसे पहुंचाना है, आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे। इस तरह के हालात आए तो मईशत को कैसे कंट्रोल करना है, आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स के लिए जो किट्स हैं वो कैसे रखनी है, वेंटिलेटर कितने आपने मुल्क के अंदर रखने हैं, अपने मुल्क के अंदर चीजें कैसे बनानी, तो बहुत चीजें जी। और आपको ये भी पता लगेगा कि आप बहुत सी चीजों के बगैर भी रह सकते थे, जिसके पहले आप नहीं रह पा रहे थे। हर हाल में बाहर जा रहे हैं, ये चीज ले रहे हैं, वो चीज ले रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं, तो आपको पता लगा कि नहीं, इसके बगैर भी जिंदा रहा जा सकता है। मुझे तो ये पता चल गया कि 3 टी शर्ट्स हों और 2 ट्राउजर हों तो आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे भी पता चला कि मैं स्टोर में जाके पुराने कपड़े निकाल लूं तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सबू कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि हम इस तरह का जो है वो सेशन फिर दोबारा भी आपके साथ रखेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।